नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। और आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 3। याद रखिए, हम आरपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर 2011 के सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 15-15 क्वेश्चंस की दो क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है। बैच जी कॉन्सेप्ट ए पर आप इनको टेस्ट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। पहले आपको टेस्ट दिया जाएगा 15 क्वेश्चंस का, आप वहां पर टेस्ट अटेम्प्ट करें, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं देखें, और उसके बाद 15 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आप यहां पर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब तक हमने दो क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है और ये है हमारी नेक्स्ट क्लास नंबर 3। इससे पहले आप पिछली दो क्लास को बहुत अच्छे से देखें। साथियों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करने की ये सीरीज आपके लिए तब ही कारगर होगी जब आप एक एक क्लास को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी ये क्लास नंबर 3। देखिए, पहला क्वेश्चन है, या क्वेश्चन नंबर 31 बोल सकते हैं, क्योंकि 15-15 क्वेश्चन की दो क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 31। कैस्पीरियन स्ट्रिप इज फाउंड इन द सेल ऑफ। कैस्पीरियन की पट्टी किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? ये क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखना है। जो जड़ है, रूट है, उस रूट की एंडोडर्मिस में, ध्यान से देखना, एंडोडर्मिस में क्या पाई जाती है? कैस्पीरियन की पट्टिकाएं पाई जाती। कैस्पीरियन पट्टिकाएं, कैस्पीरियन स्ट्रिप। और ये किसकी बनी होती है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए लिग्निन व सुबेरीन। लिग्निन व सुबेरीन। देखिए, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस 3। क्लियर है? एंडोडर्मिस इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, एंडोडर्मिस सही आंसर। देख लीजिए, रूट के अंदर ही एंडोडर्मिस वेल डेवलप्ड होती है और एंडोडर्मिस की सेल में कैस्पीरियन की पट्टिकाएं पाई जाती है। क्लियर है बात? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब, कैस्पीरियन की पट्टिकाएं कहां पाई जाएगी? एंडोडर्मिस में। देख लीजिए। आइए, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको और बता देता हूं। होता क्या है कि सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है। ध्यान से देखना भाई, मैं आपको क्वेश्चन बेस्ड जानकारी दे रहा हूं और बिल्कुल सटीक तरीके से। तो सबसे बाहर जो परत है उसे कहेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो कोशिकाओं की लेयर रहेगी उसे कहेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद जो परत रहेगी, ढोलकाकार कोशिकाओं की बनी, उसे कहेंगे एंडोडर्मिस। बहुत ध्यान से आपको इस डायग्राम को देखना है। मैं बहुत आराम आराम से आपको चीजें समझा रहा हूं।
केवल क्वेश्चन और उसका आंसर टिक करके नहीं बता रहा कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन भी बता रहा हूं, उसका आंसर भी बता रहा हूं, और उससे जुड़ी हुई जानकारी जो अब एग्जाम में पूछी जा सकती है। एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद यहां पर एक और लेयर होती है, बिल्कुल पास में ही, मैं थोड़ा दूर बना रहा हूं ताकि आपको दिखे, वो है परिरंभ, पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल के बाद जो स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है वो है वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल में भी प्रोटोजाइलम। देखिए, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में मैंने फोकस किया है प्रोटोजाइलम पर। देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, इस एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में कैस्पीरियन की पट्टिकाएं पाई जाती है। ये कैस्पीरियन की पट्टिका है, और ये कैस्पीरियन की पट्टिकाएं किसकी बनी होती है? अभी मैंने आपको बताया था, लिग्निन और सुबेरिन। लिग्निन और सुबेरिन, ये कैस्पीरियन की पट्टिकाएं जो लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है, ये जल रोधी होती है, इसमें से पानी आर पार नहीं जा सकता। वायु रोधी भी होती है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है, देखिए, प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने वाली जो सेल है एंडोडर्मिस की, उसमें कैस्पीरियन की पट्टिकाएं नहीं पाई जाती। और एंडोडर्मिस की वो सेल जो प्रोटोजाइलम के सामने है, जिसमें कैस्पीरियन की पट्टिकाएं नहीं पाई जाती, उसे कहा जाता है पाथ सेल। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, पथ कोशिका, पाथ सेल। और इसी से जल अंदर की तरफ आएगा। क्लियर है बात? पेरीसाइकिल की जो सेल, जो कोशिका प्रोटोजाइलम के सामने होती है, वहां से क्या निकलती है? लेटरल रूट। लेटरल रूट, लेटरल रूट या पार्श्व जड़ कहां से निकलती है? पेरीसाइकिल की उस कोशिकाओं से जो प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने है। प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने पेरीसाइकिल की सेल से लेटरल रूट, और लेटरल रूट का ओरिजिन जो है वो एंडोजीनस है, ये पेरीसाइकिल से निकलेगी। प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने एंडोडर्मिस की जो सेल, जिनमें लिग्निन और सुबेरिन की कैस्पीरियन पट्टिकाएं नहीं होती, यहां से ही जल अंदर आएगा, उसे पथ कोशिका या पाथ सेल कहते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता है, एंडोडर्मिस। ये तो इतना ही पूछ रहा है कि कैस्पीरियन की पट्टिकाएं कहां पाई जाती है, आपको याद रखना है किसकी बनी होती है, और कौन सी सेल में कैस्पीरियन की पट्टिकाएं नहीं होती, कहां होती है? प्रोटोजाइलम के सामने। इसी प्रोटोजाइलम के सामने पेरीसाइकिल की सेल से लेटरल रूट या पार्श्व जड़ बनती है, जिसकी उत्पत्ति अंतरजात होती है, एंडोजीनस, अंतरजात। क्लियर है? देख लीजिए आप। आइए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। हाउ मच यूरिया एक्सक्रीटेड बाय हेल्दी पर्सन? क्लियर है? एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितने यूरिया का उत्सर्जन करेगा? यहां ध्यान से देखिए,
आपने नेफ्रॉन के बारे में सुना है? ये नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है बोमेन कैप्सूल। और याद कीजिए, इस बोमेन कैप्सूल के अंदर ही कौन सी सेल पाई जाती है? पोडोसाइट। इस बोमेन कैप्सूल में नेटवर्क जो बनता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। और यहां से तरल पदार्थ छन के अंदर की तरफ आएगा और इसकी रेट होती है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, 180 लीटर पर डे। किडनी के द्वारा एक दिन में 180 लीटर फ्लूइड को बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस के द्वारा छाना जाता है। और पूरे दिन में जो यूरिन बनता है वो 2 लीटर बनता है। ये डाटा आपको याद रखने में। अगर आप यूरिया की बात करें तो यूरिया जो ब्लड में रहेगा उसकी बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं। यूरिया जो ब्लड में रहता है उसकी मात्रा 15 से 25 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, इतना यूरिया प्रेजेंट होगा। लेकिन एक दिन में यूरिया का जो उत्सर्जन है वो कितने ग्राम होगा? 40 ग्राम। तो ये 4 डाटा आपको याद रखना चाहिए। वोमेन कैप्सूल के अंदर ये मैंने आपको पहले बता दिया है और आपको याद आना भी चाहिए। ग्लोमेरुलस से GFR पर डे, यूरिन 100 ml ब्लड में कितना यूरिया, और एक दिन में जो यूरिया है वो कितना? 40 ग्राम पर डे। ये भी आपको याद रखना, देख लीजिए आप। क्लियर है बात? आराम से देखिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसे आप। क्लियर है? वाई क्रोमोसोम कम्स इन विच ग्रुप ऑफ ह्यूमन? मनुष्य गुणसूत्रों के किस समूह में वाई गुणसूत्र आता है? मनुष्य के गुणसूत्रों के जो समूह बनाए गए उसमें A, B, C, D, E, F और G। देखिए ध्यान से, ये ग्रुप बनाए गए A से लेकर G तक। क्लियर है? अब C जो ग्रुप है उसमें जो क्रोमोसोम आते हैं वो आते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। और जी ग्रुप में जो आते हैं वो आते हैं एक्रोसेंट्रिक। बिल्कुल बीच में सेंट्रोमियर हो तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा एक तरफ हो तो सब मेटासेंट्रिक, और बिल्कुल एक तरफ हो तो एक्रोसेंट्रिक। देख लीजिए, तो ये 2 टाइप में आपको बता रहा हूं। अब गुणसूत्र 6 से लेकर 12 तक व एक्स क्रोमोसोम, ये तो आएंगे कौन से ग्रुप में? सी में। और 21 और 22 और 7 में वाई क्रोमोसोम, ये शामिल होंगे जी में। बाकी 46 क्रोमोसोम होते हैं, उनको ABCDEFG में बांटा जाता है। पूरा में क्लासिफिकेशन नहीं बताकर, क्योंकि जनरली अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो एक्स क्रोमोसोम और या वाई क्रोमोसोम ही पूछा जाएगा। एक्स क्रोमोसोम सी में, वाई क्रोमोसोम किस में होगा? जी में।
तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। आराम से देखिए इसे। क्लियर है? गुणसूत्रों को कैसे कौन कौन से ग्रुप में बांटा गया है उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। एजोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एजोला एक उदाहरण है। देखते हैं। वैसे तो आपको याद आ जाना चाहिए, जैसे ही एजोला नाम आए, एजोला एक एक्वाटिक फर्न है। फर्न आप समझते हैं, एक्वाटिक फर्न। देखिए, एजोला क्या है? एक्वाटिक फर्न है। और फर्न जो है वो किस में आते हैं? टेरिडोफाइटा में। और अगला क्वेश्चन यही है, क्या सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट अगर आपसे पूछा जाए तो उसका जवाब क्या है? एजोला। क्लियर है बात? तो दो तरीके से पूछा जा सकता है। अभी सिंपल क्वेश्चन है, एजोला किस में आएगा? टेरिडोफाइट में। तो सही जवाब टेरिडोफाइट। क्लियर है? दूसरी बातें भी मैंने आपको बताई है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट भी एजोला है और एक्वाटिक फर्न भी इसे कहेंगे। एक और चीज, ये जो एजोला है इसकी लीफ में ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी एनाबीना पाई जाती है? इसकी वजह से ये पैडी क्रो की उत्पादन क्षमता या यील्ड कैपेसिटी बढ़ा देता है और चावल की उत्पादन क्षमता बढ़ा देता है। इसीलिए इसे बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैव उर्वरक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? एजोला का। और एजोला क्या है? पेरिडोफाइट। इसकी लीफ में ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना पाई जाती है, जो N2 फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है और चावल की पैदावार की उत्पादन क्षमता को, यील्ड कैपेसिटी को बढ़ाती है। इसीलिए एजोला क्या है? बायो फर्टिलाइजर। एजोला एक्वाटिक फर्न है, एजोला टेरिडोफाइट है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है और बायो फर्टिलाइजर है। इसके लीफ में ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, HIV वायरस इज ए ऑप्शन है रेट्रोवायरस, बी ऑप्शन है RNA वायरस, सी ऑप्शन है DNA वायरस और डी ऑप्शन है HTLV3। HIV वायरस होती है ए रेट्रोवायरस, बी RNA वायरस, सी DNA वायरस। ये कई बार टाइपिंग मिस्टेक रह जाती है।
और डी है HTLV3। पहले तो आप ये याद रखें, HTLV ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, और इसका जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन कौन सा, 3 नंबर वाला, तो उसे कहा जा रहा है HTLV3। दूसरा है आरएनए वायरस। आरएनए वायरस का मतलब है रेब्डो वायरस, और रेब्डो वायरस किसे कहा जाएगा, जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो। और एक और बात, अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए इसको डीएनए में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम उपस्थित हो, जिससे क्या कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके लिए जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ऐसे आरएनए वायरस जिनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाए, जो इनके आरएनए को डीएनए बना दे या डीएनए में बदल दे, और ये डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ अटैच हो जाए और नेक्स्ट जनरेशन में भी चला जाए। तो एचआईवी वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी पाया जाता है। तो क्या क्या क्वालिटी हो गई, HTLV3 होगा, आरएनए वायरस होगा, और रेट्रो वायरस होगा। ऐसे वायरस जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है जो आरएनए को डीएनए में बदल देगा, इसे रेट्रो वायरस कहेंगे। तो क्या क्या हो गया, ए, बी और डी। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। आराम से देखिए, ये रेट्रो वायरस अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आराम से देखिए, पढ़िए से। एंड्रोजन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, एंड्रोजन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है, या इसका स्त्रवण सीक्रेशन कहां से होगा, ये देखिए आप। आइए, तो यहां एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना है। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ये है टीएस ऑफ टेस्टिस, वृष्ण की अनुप्रस्थ काट, इसमें ऐसी स्ट्रक्चर होगी। देखिए, तो यहां पर मैं ऐसी सेल्स बना रहा हूं, आराम से देखना, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें तैयारी बेहतरीन करनी है, ज्यादा तेज भागने से नहीं, कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर रखेंगे तो ही बेनिफिट होगा। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है इन्हें कहा जाता है सेमिनी, ये इसमें मिटाने का थोड़ा सा नया लिख देता हूं, सेमिनी फेरस टिब्यूल।
सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्र जनन नलिका। और इस सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल्स मैंने बनाई है, इन सेल्स को कहा जाएगा जर्म सेल। यह है जर्म सेल। और इन जर्म सेल के बीच में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है और इन कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत फेमस नाम है। इसे कहा जाता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल देख लीजिए आप। सर्टोली सेल। ये जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके बीच में यहां पर कोशिकाएं पाई जाती है और इन कोशिकाओं का नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल। और इन्हें ही कहा जाता है लैडिंग सेल। और यही सेल क्या करती है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करती है। एंड्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन कौन करेगा? तो आपका जवाब है लैडिंग सेल। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। देख लीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया है। आराम से देखिए। चलिए, एक और चीज देखिए। आपको ये पता है कि ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनो हाइपोफाइसिस वाला भाग है। और एडिनो हाइपोफाइसिस को कहा जाता है अग्रभाग, एंटीरियर पार्ट। और इस एंटीरियर पार्ट से एक हार्मोन निकलता है जिसे इंट्रास्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। क्या नाम है? इंट्रास्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH। क्लियर है? इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये। और ये हार्मोन इसको आप, ये इंटरस्टिशियल है, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहां आकर रिएक्ट करेगा? लेडिक सेल पर। और ये लेडिक सेल फिर क्या बनाएगी? एंड्रोजन बनाएगी।
एंड्रोजन, और एंड्रोजन को ही कहा जा रहा है टेस्टोस्टेरोन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट या एडिनोहाइपोफाइसिस से सीक्रेट होगा और टेस्टिस की लेडिंग सेल पर आकर काम करेगा और एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब एंड्रोजन हार्मोन कहां से सीक्रेट होगा? लीडिंग सेल से। याद रहेगा आपको? क्लियर है बात? देखिए, तो एक क्लियरिटी आपको मिली है कि एंड्रोजन हार्मोन को आप क्या कह सकते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से सीक्रेट होगा? लेडिंग सेल से। अभी एक नाम और आया था, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में कौन सी सेल? सर्टोली सेल। इस सर्टोली सेल का मेन काम है स्पर्म को न्यूट्रिशन देना। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करती है? सर्टोली सेल। दूसरा इसका काम है, सर्टोली सेल का एक हार्मोन बनाना जिसे क्या कहते हैं? इनहिबीन। और ये इनहिबीन क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के आईसीएसएच को इनहिबिट करेगा, उसको सिग्नल दे देगा कि बस इतना बहुत है, ज्यादा नहीं। देख लीजिए, तो मेन तो आपको सर्टोली सेल का स्पर्म को न्यूट्रिशन वाला याद रखना है। फिर कभी सर्टोली सेल के बारे में कोई क्वेश्चन आया तो वहां पर हम डिटेल में बात करेंगे। आराम से देखिए इसे। तो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन लीडिंग सेल से, टेस्टिस की लीडिंग सेल से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां लिख देता हूं उसको। देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फूड चेन। फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के संबंध में सिंपल सा क्वेश्चन है कि सही ऑर्डर क्या है। और खाद्य श्रृंखला का जो प्रत्येक पद है, प्रत्येक स्टेप है, उसे कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। क्या कहेंगे? पोषक स्तर या ट्रॉपिक लेवल। और ट्रॉपिक लेवल को पी से लिखते हैं, पी। अब यहां देखिए, ग्रास T1, ग्रासहॉपर T2, फ्रॉग T3, स्नेक T4 और बाज T5। जीवों में खाने और खाए जाने की एक श्रृंखला पाई जाती है, इसे फूड चेन कहा जाता है। और एक सही फूड चेन यही है। ग्रास सुपर को घास नहीं खा सकती, ईगल को सांप नहीं खा सकता, फ्रॉग को सांप खा सकता है, फिर सांप को ईगल खा सकता है, लेकिन ईगल को ग्रास सुपर नहीं खा सकता, और फिर ग्रास सुपर को घास नहीं खा सकती। सही ऑर्डर यही है, सही जवाब यही है। और प्रत्येक स्टेप को क्या कहा जाएगा? ट्रॉपिक लेवल। यहां पर एक चीज याद रखनी है, T1, किसी भी खाद्य श्रृंखला में फूड चेन में जो T1 है वो प्रोड्यूसर होते हैं। और प्रोड्यूसर का मतलब है उत्पादक, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और उसके बाद जितने भी है वो क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर। और जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता
वो कौन हुए? शाकाहारी हुए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा ट्रॉपिक लेवल होंगे? तो ये प्राथमिक आते ही कई बार वन दिमाग में आता है, लेकिन याद रखें T1 तो प्रोड्यूसर है, उसके बाद से उपभोक्ता शुरू होंगे, और प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होंगे? T2 होंगे। तो शाकाहारियों के लिए कौन सा पोषक स्तर होता है? T2। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से देखना है। कई बार की शाकाहारियों के लिए T1 होगा। T1 प्रोड्यूसर का है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? हर्बीवोरस है, जिनका ट्रॉपिक लेवल T2 होगा। दूसरी चीज याद रखनी है, सबसे छोटी जो खाद्य श्रृंखला है वो है किसी पेड़ को हाथी खा जाए। अब हाथी को कोई नहीं खा सकता। T1 है और T2 है, और मैक्सिमम T6 या T7 तक आपको फूड चेन मिल सकती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एक पर्टिकुलर ऑर्डर आपको देखना है और इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी, जिसमें मेन ये था कि प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस है, जिनका ट्रॉपिकल लेवल T2 होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इसे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस। साइकस में वर्दी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वर्दी जनन भी कहा जाता है, और साइकस में वर्दी जनन पत्रकंदों या बुलबिल की सहायता से होता है। क्लियर है? साइकस, और साइकस इसमें आएगा जिम्नोस्पर्म में। साइकस में या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और साइकस का जो प्लांट होता है वो डायोसियस होता है। डायोसियस का मतलब है एक लिंगी। नर प्लांट अलग होगा और मादा प्लांट अलग होगा, और याद रखें साइकस के अंदर फीमेल कौन एब्सेंट होता है। बाकी इस क्वेश्चन का जवाब सिंपल है, बुलबिल। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, पढ़िए इसे। द कॉजेज ऑफ लेबर पेन। प्रसव पूर्व पीड़ा का कारण क्या है? ध्यान से पढ़िए इसे। देखिए यहां बनाता हूं, ये हाइपोथैलेमस है, इनफंडिबुलम एंटीरियर, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहां एक न्यूक्लियाई या न्यूरॉन होती है जिसका सेल बॉडी हाइपोथैलेमस में, और ये फिर इस तरीके से कहाँ आ जाती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस में। इसे कहा जाता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, और इन पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई की पोजीशन हाइपोथैलेमस में मानी जाती है। किसी न्यूरॉन की लोकेशन उसके सेल बॉडी से मापी जाएगी।
तो ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई की लोकेशन कहां मानी जाएगी? हाइपोथैलेमस में। और इस पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई से क्या बनता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है, जो जाके स्टोर हो जाता है इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, पश्च पीयूष ग्रंथि में। निर्माण हाइपोथैलेमस में और स्टोर पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में। और ये हार्मोन ही लेबर पेन के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए इसे बर्थ हार्मोन, इसे लव हार्मोन, इसे बॉन्डिंग हार्मोन, और मेमरी ग्लैंड में भी ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, इसलिए इसे मिल्क इजेक्शिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन देख लीजिए आप। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से संबंधित है। मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी इसे कहा जाता है। आराम से देखिए। तो सही जवाब हमने बता दिया है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से बनेगा और स्टोर पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड या न्यूरोहाइपोफाइसिस में। बर्थ हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन, लव हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इसे कहा जाता है। और प्रसव पूर्व पीड़ा के समय यूट्रस में कॉन्ट्रक्शन भी ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Scattered vascular bundle are the salient feature of stem, मोनोकोट स्टेम। इसको आप सीधा याद रखें। बीजपत्री स्टेम में वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं। देख लीजिए, एज इट इज याद रखिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जहां पर मैं आपको एक लाइन याद करवाने के लिए कह रहा हूं, मतलब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मोनोकोट स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। याद रखिए इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन, लेकिन सबसे फेमस क्वेश्चन क्या है? पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। देखो, ये जो पिरामिड इकोलॉजी में बात होती है, इसके बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बात की उसका नाम है चार्ल्स एल्टन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पिरामिड में क्या होगा? जो फूड चेन है उसमें सबसे नीचे उत्पादक होंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और फिर टॉप कंज्यूमर। होता क्या है, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है लिंडमैन। ये सारे क्वेश्चन है, इन्होंने 10% रूल दिया। कौन सा नियम? 10% नियम। ये क्या कहते हैं कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से, एक पोषक स्तर से ऊर्जा अगले पोषक स्तर में जाती है, तो केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर में जाएगी। 90% ऊर्जा क्या हो जाती है? उसका लॉस हो जाता है। यही 10% का लिंडमैन का नियम है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा इसीलिए होता है क्योंकि अगले पोषक स्तर में ऊर्जा कम होती जाएगी और पिरामिड सीधा होगा। देख लीजिए, अगर इसको 100 माना जाए कि यहां 100% है,
और 100 को 10 की पावर 2 बोल सकते हैं। तो यहां 10 की पावर 1, यहां 10 की पावर 0, यहां 10 की पावर -1 और यहां 10 की पावर -2 होगा। 10 की पावर 1 का मतलब 10, यहाँ 1, 0.1 और 0.01। केवल 10% ऊर्जा ही अगले ट्रॉपिक लेवल में जाएगी। और कोई सा भी इकोसिस्टम हो, एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज हमेशा सीधा होगा। ये बात शाश्वत सत्य है, कारण आपके पास है। और टॉप कंज्यूमर तक ऊर्जा बहुत कम पहुंचती है, इसलिए जब भी आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो विलुप्त होने का खतरा टॉप कंज्यूमर को ही है मेनली। देख लीजिए, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम से पढ़िए इसे। देखिए यहां बताता हूं, ये हमारी किडनी है और इस किडनी पर एक टोपी नुमा संरचना है और इस टोपी नुमा संरचना को कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि। और इस टोपी नुमा संरचना का जो अंदर वाला भाग है इसे कहा जाता है एड्रिनल मेड्यूला। और वास्तव में ये एड्रिनल मेड्यूला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का भाग है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो फिर अगर इसकी बात की जाए तो ये ओरिजिन में कैसा होगा, एक्टोडर्मल। और बाहर वाला भाग जिसे आप कोर्टेक्स कहते हैं, इसका ओरिजिन कैसा होगा, मीजोडर्मल। एड्रिनल ग्लैंड की स्ट्रक्चर में सबसे जबरदस्त बात यही है कि जो कॉर्टेक्स है वो मीजोडर्मल है, लेकिन जो मेडुला अंदर है वो एंडोडर्मल नहीं होकर एक्टोडर्मल है। ऐसी मान्यता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कुछ गैंग्लियन आकर एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के बीच में आकर धस गए और उसे मेड्यूला कह रहे। ठीक है, अब ये जो मेड्यूला है ये क्या बनाता है, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन। पहला क्वेश्चन, कई बार बच्चे समझ लेते हैं कि एड्रिनलिन जो काम करेगा नोर एड्रिनलिन उसका अपोजिट करेगा। ऐसा नहीं है, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन भाई भाई है। जो काम एड्रिनलिन करेगा वही नोर एड्रिनलिन करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज में आते हैं उसका नाम है एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन कुछ ऐसा ही काम एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन करते हैं। इस एड्रिनलिन हार्मोन के प्रभाव में क्या होगा, व्यक्ति को डर लगेगा, फियर, फियर, उसके बाद फाइट और या फ्लाइट। डरो, फिर या तो लड़ो या भागो। और ये 3F रेस्पॉन्स एड्रिनलिन की वजह से है। तो आंसर क्या हो गया, एड्रिनलिन। मेडुला का ओरिजिन एक्टोडर्मल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है,
एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन की तरह एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन और दोनों भाई भाई है, सिनर्जिस्टिक हार्मोन है, एक जैसा प्रभाव दिखाते हैं। देख लीजिए, यहां एक चीज आपको याद रखनी है। अभी मैंने आपको कहा था कि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन। और आपसे कहा जाए कि मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा है, मिल्क को उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो है प्रोलेक्टिन। क्लियर है? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन प्रोलेक्टिन है और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। देख लीजिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कैंसर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड कार्सिनोमा। याद रखना, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन विच स्टेज द कोल्चिसिन इनहिबिट माइटोसिस। देखिए, होता क्या है, हम जानते हैं एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी, इनकी एक क्लास है मोनोकोटलीडनी, और इस मोनोकोटलीडनी क्लास की एक सीरीज है जिसका नाम है कोरोनरी। देखिए, और कोरोनरी सीरीज जो है उसके अंदर एक फैमिली आती है, उस फैमिली का नाम है लीलियस। और इस लीलियसी का एक पादप है कोल्चिकम ऑटमनेल। कोल्चिकम ऑटमनेल द्वारा क्या प्राप्त होता है? कोल्चिसीन, जो क्या करता है, माइक्रोटिब्यूल फॉर्मेशन को रोक देता है, समसूत्री विभाजन की मेटाफेज स्टेज में। तो सही जवाब है मेटाफेज। ये माइक्रोटिब्यूल के फॉर्मेशन को रोककर पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता को बढ़ाने का काम करता है। याद रखना है, एंजियोस्पर्म क्लास, मोनोकोट सीरीज, कोरोनरी फैमिली लीलियसी का कोल्चिकम ऑटमनेल से प्राप्त कोल्चिसीन नामक एक रासायनिक पदार्थ मेटाफेज स्टेज में समसूत्री विभाजन को रोक देगा और बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी को क्या करेगा? प्रेरित करेगा, इंड्यूस करेगा। देख लीजिए। आइए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, विच सीक्रेट कैल्सीटोनिन। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कैल्सीटोनिन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होगा, और वो आपका जवाब है थायराइड ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहा जाएगा? थायराइड ग्लैंड को, और इसी से स्रावित होगा कैल्सीटोनिन। कि सर थायराइड से तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, कैल्सीटोनिन याद रखना है आपको। ये थायराइड ग्लैंड की टीएस है, यहां पर ये थायराइड की फॉलिकल्स है, और यहां बीच में सेल्स पाई जाती है। ये देखिए,
इन सेल्स को कहा जाता है पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल, और इन सी सेल से बनता है कैल्सीटोनिन। पहली बात, इस सी सेल द्वारा कैल्सीटोनिन के स्त्रवण का पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई लेना देना नहीं, और इस कैल्सीटोनिन का जो काम है वो आप बहुत ध्यान से समझ लें। ब्लड में कैल्शियम की कमी, ध्यान रखना है इस बात। ब्लड में कैल्शियम की कमी, अब क्या हो सकता है, कैसे होगी ब्लड में कैल्शियम की कमी? इंटेस्टाइन से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम हो जाए, ब्लड में कैल्शियम ही नहीं आएगा। नेफ्रॉन से जब कैल्शियम का री अब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कम हो जाए, या ब्लड में जो कैल्शियम है उसको डिपॉजिट करके बोन्स और टीथ या दांतों में जमा कर दिया जाए। इन तीन तरीकों से कैल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कैल्सीटोनिन का स्रवण कम हो गया तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया। यहां से क्वेश्चन इसीलिए आते हैं कि कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। कैल्सीटोनिन की वजह से ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। अब कैल्सीटोनिन अगर कम हुआ तो ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम कर रहा था, अब ये कम हो गया तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, हाइपर कैल्सीमिया हो गया। अब अगर किसी पेशेंट को हाइपोकैल्शियम हुआ है तो हाइपोकैल्सीमिया का मतलब है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम, और कम कब होगी, जब कैल्सीटोनिन ज्यादा हो जाए। आराम से समझना है, मैंने कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं किया है। थायराइड ग्लैंड की पैराफोलिकुलर या सी सेल द्वारा एक हार्मोन कैल्सीटोनिन बनता है। ये कैल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। तीन तरीके से ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो सकती है। एलिमेंट्री कैनाल से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम हो, नेफ्रॉन से कैल्शियम का री अब्जॉर्प्शन कम हो, या जो ब्लड में कैल्शियम है उसे बोन्स में डिपॉजिट कर दिया जाए। क्लियर है? तो बोन्स में अगर कैल्शियम डिपॉजिट होगा तो बोन स्ट्रोंग होगी, इसलिए कैल्सीटोनिन को ऑस्टियोब्लास्ट हार्मोन कहा जाता है, जो हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। ऑस्टियोब्लास्ट हार्मोन, आपको कैल्सीटोनिन ही अच्छे से पढ़ना है। थायराइड ग्लैंड की पैराफोलिकुलर सी सेल द्वारा कैल्सीटोनिन जो ब्लड में कैल्शियम की कमी करेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया हाइपोकैल्सीमिया, मतलब ब्लड में कैल्शियम की कमी कब हो सकती है, जब कैल्सीटोनिन का सीक्रेशन ज्यादा हो। अगर कैल्सीटोनिन का सीक्रेशन कम हुआ तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात? और कैल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम की कमी करेगा, मतलब ब्लड से कैल्शियम हड्डियों में जमा कर देगा, हड्डियां मजबूत हो जाएगी, ऑस्टियोब्लास्ट इसीलिए कह रहे हैं। ये जो कैल्सीटोनिन है आयोडीन लेस हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का, इसी का एंटागोनिस्टिक हार्मोन है और उसका नाम है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां तो सी सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड, यह आंसर हो गया। एक ग्लैंड है पैराथायरॉइड ग्लैंड, और इस पैराथायरॉइड ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन, ये एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक का मतलब एकदम अपोजिट किसके, कैल्सीटोनिन। और कैल्सीटोनिन कौन स्रावित करेगा, थायराइड ग्लैंड की सी सेल।
तो मैंने ये बता दिया, अब इसका अपोजिट आप सोचेंगे। ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम करता है, तो ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा करे, और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा करने का मतलब है हड्डियों से कैल्शियम लेकर ब्लड में डाल देगा, इसलिए हड्डियां कमजोर करने का काम करेगा, इसलिए ओस्टियोक्लास्ट हार्मोन, पैराथायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच ओस्टियोक्लास्ट, और कैल्सीटोनिन कौन सा है, ऑस्टियोब्लास्ट। ध्यान रखना, दोनों एंटागोनिस्टिक है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा और कैल्सीटोनिन सी सेल ऑफ थायरॉयड ग्लैंड द्वारा। आराम से देखिए। तो साथियों, ये था 2011 में फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में पूछे गए 15 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। मुझे आशा है आपको ये सीरीज बेहद पसंद आएगी, लेकिन इसकी उपयोगिता आपके एग्जाम के संदर्भ में 100% तब ही सही होगी जब आप प्रत्येक वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसके एक एक एक्सप्लेनेशन में जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उनको समझेंगे और याद करेंगे। बेमतलब में कोई भी जानकारी मैंने आपको नहीं दी है। मुझे आशा है PYQs की ये सीरीज आपको बेहद पसंद आएगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।